एडसन तिवारी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, भाग 4 के अंतर्गत काव्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 35 प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, अनग के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी आंसर सही होगा, यानी कि अनग के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह मैथिली शरण गुप्त का नाटक है, यानी कि यह नाटक विधा की रचना है। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त ने 2 और नाटक लिखे हैं। पहले का नाम है तिलोत्तमा, एक का नाम है चंद्रहास, और फिर है अनग। यानी कि मैथिली शरण गुप्त ने 3 नाटक लिखे हैं, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। यह मैथिली शरण गुप्त के नाटक विधा की रचना है। आइए अन्य विकल्प पर बात करते हैं। तो पहला जो विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, यह द्विवेदी युगीन जो है कवि हैं और यह जो है द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के कवि हैं और उनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है ऊधो शतक, गंगावतरण। दोनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, ऊधो शतक और गंगावतरण। इसके बाद आते हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त भी द्विवेदी युगीन कवि हैं और यह मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं और इनका जन्म चीरगांव झांसी में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। आंसू, लहर, झरना, यामा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। यामा जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। यह रचना जो है महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा की यह रचना है और यह रचना 1940 ईस्वी में लिखी गई थी और 1982 ईस्वी में इसी रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये अन्य विकल्प पर बात करते हैं। अन्य विकल्प को देखते हैं तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आंसू। आंसू जयशंकर प्रसाद की यह कृति है और 1925 ईस्वी में यह लिखी गई थी और आंसू जो है मुक्तक काव्य है और आंसू के बारे में कहा जाता है कि यह हिंदी साहित्य का मेघदूत है। यानी कि पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का मेघदूत किस रचना को माना जाता है, तो आंसू। लहर 1933 ईस्वी में लिखी गई थी और इसमें जो है जयशंकर प्रसाद जी के गीतों का संग्रह है। झरना 1918 ईस्वी में लिखा गया था और झरना से ही जो है इसी झरना रचना से ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है, गुंजन के रचनाकार हैं, यानी बताना है कि गुंजन किसकी रचना है। अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गुंजन जो रचना है वह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसके अलावा जो है सुमित्रा नंदन पंत की अगर रचनाओं की बात करें तो ग्रंथ भी इन्हीं की रचना है। ग्रंथ ही है, बीड़ा है, पल्लव है, पल्लव बहुत महत्वपूर्ण इनकी कृति है। गुंजन है, युगांतर है, युगवाणी है, युगांत है, युगवाणी। ये सब रचनाएं जो हैं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अन्य विकल्प की यदि हम बात करें तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है अज्ञेय को जो है प्रयोगवाद का जनक माना जाता है और इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, ओ बावरा अहेरी,
कितनी नावों में कितनी बार। इसमें अगला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की यदि हम बात करें तो उनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है प्रमुख छायावादी कवि हैं और उनकी कृति का नाम है सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है छायावाद युग की रचना है। इसमें बताना है कि कौन सी रचना छायावाद युग की है। प्रेम माधुरी, ऊधो शतक, चित्राधार, पारिजात। तो इसमें जो है छायावाद युग की जो रचना है इसमें जो सही आंसर है वह सी वाला है, चित्राधार। चित्राधार जो है छायावाद युग की रचना है और यह रचना जो है जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद की यह कृति है और इस कृति की रचना उन्होंने 1918 ईस्वी में किया था। 1918 और 1918 ईस्वी में किया था और यह ब्रज भाषा का संग्रह है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें जो पहला विकल्प दिया है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी जो रचना है यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। ऊधो शतक, अभी बताए थे कि ऊधो शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की यह प्रसिद्ध कृति है। और जो इसमें अन्य ऑप्शन है पारिजात। पारिजात जो है हरिओं जी की रचना है और यह 15 सर्गों में विभक्त है, यानी कि इसमें 15 सर्ग हैं। पिछली बार बोर्ड परीक्षा में यही पूछा गया था कि पारिजात में कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं। और किसकी रचना है, तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है और इसमें आध्यात्मिक चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवि हैं, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा कवि जो है प्रयोगवादी है। भूषण, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर सही है, अज्ञेय। अज्ञेय जी को जो है प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। इनको जो है प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। और अज्ञेय जी की रचनाओं की यदि हम बात करें तो चिंता है, इत्यलम है, हरी घास पर क्षण भर, ओ बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है भूषण। भूषण जो है यह रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल में मात्र एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रश्मि रचनाएं लिखी हैं। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो है प्रसिद्ध छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं और सुमित्रानंदन पंत की यदि रचनाओं की बात करें तो इनका है ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगवाणी। और सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को भी छायावादी कवित्री रही हैं और इन्हें आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है, यानी कि कौन सा गीत संग्रह महादेवी वर्मा का है। यामा, सामधेनी, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, यामा। यामा जो रचना है यह जो है महादेवी वर्मा की रचना है और इसकी रचना 1940 ईस्वी में हुआ था। और यामा में इनके 4 रचनाएं संग्रहित हैं। पहला है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ये चारों रचनाएं जो हैं यामा में संग्रहित हैं और यामा जो है इनके गीतों का संग्रह है। अब अन्य विकल्प की यदि बात करें हम तो इसमें जो विकल्प दिया है सामधेनी। सामधेनी जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये। राम की शक्ति पूजा यह निराला की रचना है। निराला की रचना है। और पल्लव जो है यह पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, सामधेनी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और इसके अतिरिक्त यदि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं की बात करें तो कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, परशुराम की प्रतीक्षा भी इन्हीं की प्रसिद्ध कृति है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध कृति का नाम है प्रवासी के गीत। नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध कृति का नाम है प्रवासी के गीत, इनकी प्रसिद्ध कृति है। भवानी प्रसाद मिश्र के यदि रचना की बात करें तो इनका प्रसिद्ध रचना है गीत फरोश। बहुत बार पूछा गया है कि गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। और जयशंकर प्रसाद की यदि बात करें तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति का नाम है कामायनी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, यानी आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, यानी कि इसमें बताना है कि आधुनिक काल की कविता की विशेषता कौन सी नहीं है। पहला है सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, युद्धों का सजीव वर्णन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी आंसर होगा, युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का जो सजीव वर्णन है यह जो है आदिकाल की विशेषता है। किसकी विशेषता है? यह आदिकाल की विशेषता है। और अन्य जो 3 ऑप्शन हैं यह सब आधुनिक काल की कविता की विशेषता है। आधुनिक काल में हम देखेंगे कि नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वह कवियों का बदल जाता है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नकबक तल में, पीयूष रोशी बहा करो जीवन के नत समतल में। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद युगीन रचना नहीं है, यानी कि इसमें कौन सी रचना जो है छायावाद युगीन रचना है, यानी कि कौन सी रचना छायावाद युग की रचना है? प्रियप्रवास, कामायनी, साकेत, वैदेही, वनवास। इसका जो सही आंसर होगा वह बी आंसर सही होगा, कामायनी। कामायनी जो रचना है छायावाद युगीन रचना है और इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं। और यह जो कृति है 15 सर्गों में है। पूछा जाता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। और पहला इसका जो सर्ग है चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास द्विवेदी युगीन कृति है और इसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और प्रिय प्रवास की यदि हम बात करें तो प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17 है, यानी कि यह 17 सर्गों में की यह रचना है। अगला जो है साकेत। साकेत की बात करें तो साकेत जो है यह भी द्विवेदी युगीन रचना है और इसके जो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। और साकेत की यदि हम बात करें तो साकेत में 12 सर्ग है और इसके 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन वर्णित है। वैदेही वनवास की यदि बात करें तो यह भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही रचना है और वैदेही वनवास की रचना 1940 ईस्वी में हुई थी और इसमें टोटल जो है 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग हैं, यानी कि प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दोनों जो है द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं और ये दोनों रचनाएं जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। और साकेत भी द्विवेदी युगीन रचना है, यह मैथिली शरण गुप्त की है। और इसका जो सही आंसर होगा छायावाद युगीन रचना तो कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह छायावाद युगीन रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अधखिला फूल रचना की विधा है, यानी कि बताना है कि अधखिला फूल रचना की विधा क्या है? नाटक, उपन्यास, काव्य, चंपू काव्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि यह किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी रचना है? तो यह जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का यह क्या है? उपन्यास है।
हरिऔध जी का क्या है, उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने एक और उपन्यास लिखा था, ठेठ हिंदी का ठाठ। यह भी पूछा जाता है, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, इन्होंने 2 उपन्यास लिखे थे। ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है यह जो है 1899 में लिखा गया था, और अधखिला फूल जो उपन्यास है यह 1907 ईस्वी में लिखा गया था। तो यह उपन्यास विधा की रचना है, और किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, यानी कि बताना इसमें कि कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। सिद्धराज, इत्यलम, अनघ, प्रदक्षिणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, इत्यलम मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि इत्यलम जो है अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय जी की रचना है। और शेष तीनों रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। सिद्धराज काव्य के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त की रचना है, प्रदक्षिणा भी काव्य की है, जबकि अनघ इनका जो है प्रसिद्ध नाटक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। कई बार यह प्रश्न बताया गया है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका को बताना है आपको। तो सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, कवि वचन सुधा पत्रिका किसकी है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। 1868 में यह पत्रिका निकली थी, और कहाँ से निकली थी, काशी से, काशी से यह पत्रिका निकली थी। इसके अलावा भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं की बात करें तो हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र मैगनीज भी इन्हीं की पत्रिका है, जो बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। और एक और भारतेंद्र जी का पत्र था जो है बाला बोधनी पत्रिका, जो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए निकाला गया था। यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा 3 पत्रों का संपादन किया गया। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में पत्रिका निकली थी, काशी से निकली थी। दूसरी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगनीज, बाद में 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। और तीसरी पत्रिका का नाम है बाला बोधनी पत्रिका, जो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए निकाली गई थी। अब अन्य विकल्प की यदि बात करें तो अन्य विकल्प में पहला जो है सरस्वती पत्रिका की बात करें तो इसके प्रथम संपादक की यदि बात करते हैं तो इसके प्रथम संपादक थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और इन्होंने 1900 से 1902 ईस्वी तक इस पत्र का संपादन किया था। यानी कि यह जो पत्रिका है 1900 ईस्वी में शुरू हुई थी, और 1902 तक जो है इसका संपादन का कार्य श्याम सुंदर दास ने संभाला, और 1903 ईस्वी में इसके संपादक का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ले लिया, और 1920 तक इसका संपादन का कार्य करते रहे। यानी कि सरस्वती पत्रिका के यदि प्रथम संपादक पूछे तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और यदि वह ऑप्शन में नहीं है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अन्य विकल्प में देखते हैं कल्पना जो पत्रिका है यह हैदराबाद से निकलती थी, और इसके संपादक का नाम है आरेंद्र शर्मा इस पत्रिका को निकालते थे। ज्ञानोदय पत्रिका की यदि हम बात करें तो यह जो है पत्रिका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने इसका संपादन का कार्य किया था। यानी कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। यानी कि पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है 1972 ईस्वी में उर्वशी पर जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यदि हम उर्वशी की बात करें तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर का गीत नाट्य है। पूछा जाता है कि कौन सा विधा है, तो गीत नाट्य विधा है। और 1961 में यह उर्वशी को लिखा गया था, और 1972 ईस्वी में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सजदानंद हीरानंद व सायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं। यानी कि बताना है कि सजदानंद हीरानंद व सायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, तार सप्तक। यानी कि सजदानंद हीरानंद व सायन अज्ञेय जो है तार सप्तक के अंतर्गत संग्रहित हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि अज्ञेय जी ने 4 सप्तकों का संपादन किया था। पहले का 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। और तार सप्तक के अंतर्गत जो प्रत्येक सप्तक के अंतर्गत 4 सप्तक निकले थे और प्रत्येक सप्तक के अंतर्गत 7 कवि थे। यानी कि टोटल चारों सप्तकों के अंतर्गत 28 कवियों का वर्णन मिलता है। और यदि हम तार सप्तक के कवियों की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं। पहला अज्ञेय जी हैं, प्रभाकर माचवे हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, रामविलास शर्मा हैं, मुक्तिबोध हैं, नेमीचंद्र जैन हैं और गिरिजा कुमार माथुर। यह जो है 7 लोग जो है तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है। यानी कि बताना है कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। दीप शिखा, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, आंसू। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। दीप शिखा रचना किसकी है? तो महादेवी वर्मा की यह रचना है। और यदि अन्य विकल्प की बात करें तो अन्य विकल्प में है धूप के धान और शिला पंख चमकीले। ये जो दोनों रचनाएं हैं ये गिरिजा कुमार माथुर की हैं। नोट करेंगे, गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। धूप के धान और शिला पंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, जबकि आंसू जो है प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो 1925 ईस्वी में लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, प्रयोगवादी युग। यह कई बार प्रश्न आ चुका है। कामायनी किस युग की रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। कामायनी जो है छायावाद युग की रचना है। किसकी रचना है? इसके रचयिता का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है कौन सी? कामायनी। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग हैं। इसके पहले सर्ग का क्या नाम है? तो चिंता। और अंतिम सर्ग का नाम क्या है? आनंद। यानी कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग हैं। और कामायनी जो है शैव दर्शन पर आधारित रचना है। पूछा जाता है कि कामायनी किस दर्शन पर आधारित है? तो शैव दर्शन पर आधारित है। किस युग की रचना है? छायावाद युग की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? यानी कि किस काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका जो सही आंसर होगा रीतिकाल। रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था, जबकि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम जो है मिश्र बंधुओं ने दिया। रीतिकाल को रीतिकाल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और रीतिकाल को जो है कला काल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो आदिकाल। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। भक्ति काल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर
पाठक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी आंसर सही होगा, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा। यह स्वच्छंदतावाद के कवि माने जाते हैं। यानी कि इनकी अन्य रचनाओं की यदि बात करें तो जो श्रीधर पाठक के कश्मीर सुषमा को छोड़कर एक इनकी प्रसिद्ध कृति है जगत सच्चाई सार, ये भी इनकी प्रसिद्ध कृति है। जबकि जैसे श्रीधर पाठक की पहली कविता का यदि बात करें तो गुणवंत हेमंत इनकी पहली कविता है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें जो है भारतेंदु युग का जनक माना जाता है। नागार्जुन, यह प्रगतिवाद युग के अंतर्गत आते हैं और इन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा और यात्री दो उपनाम से जो है नागार्जुन जी को जाना जाता है। पूछा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो नागार्जुन को, और इन्हें यात्री के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त यह द्विवेदी युगीन कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है भारत भारती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, यानी कि बताना है कि रीतिकाल की कौन सी विशेषता प्रमुख है। प्रकृति चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन, मुक्तक काव्य की रचना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, मुक्तक काव्य की रचना जो है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। अन्य विकल्प की यदि बात करें तो इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है प्रकृति चित्रण जो है छायावाद युग की विशेषता है। छायावाद युग की प्रमुख विशेषता माना जाता है कौन सा, प्रकृति चित्रण। इसीलिए तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ईश्वर वंदना भक्तिकाल की विशेषता है। युद्धों का सजीव वर्णन आदिकाल की विशेषता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण जो है छायावाद की विशेषता, ईश्वर वंदना भक्तिकाल की विशेषता, युद्धों का सजीव वर्णन का मतलब कि आंखों देखा वर्णन जो है, युद्धों का सजीव वर्णन आदिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। जबकि मुक्तक काव्य की रचना जो है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा का है। केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद, बोधा। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कौन से कवि हो गए, केशवदास। केशवदास को अगर छोड़ कर देखें तो अन्य जो रीतिबद्ध के धारा के अंतर्गत आते हैं उसमें है पद्माकर, देव भी इसी के अंतर्गत आते हैं। पद्माकर हो गए, देव हो गए, ये सब जो लोग हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। भिखारी दास हो गए, सेनापति हो गए, सब रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। जबकि बिहारी, अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो बिहारी लाल जो है यह रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, एकमात्र कवि हैं जो रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं वह हैं बिहारी लाल। इसके बाद जो ऑप्शन है बोधा, घनानंद, ये दोनों जो है रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। रीति मुक्त के अंतर्गत 5 कवि आते हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। ये 5 जो कवि हैं रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं और बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। और रीतिकाल के जो अन्य प्रसिद्ध कवि हैं वो सभी कवि जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है। राहुल संकृतायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। राम कुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को संधियुग चारण काल कहा है, यानी कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, संधि एवं चारण
काल। संधि एवं चारण काल किसने नाम दिया? राम कुमार वर्मा ने दिया। अन्य विकल्प की बात करते हैं। अन्य विकल्प में पहला है राहुल संकृत्यान। राहुल संकृत्यान जी ने आदिकाल को जो है सिद्ध और सामंत का काल कहा है। पूछा जाता है कि सिद्ध और सामंत का काल, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध एवं सामंत का काल किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यान जी ने कहा है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। बहुत बार पूछा जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा कवि है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। और अन्य जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, तीनों लोगों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यदि हम दिनकर जी की बात करें, दिनकर जी की बात करते हैं, तो दिनकर जी को उर्वशी पर, दिनकर जी को उर्वशी पर 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जबकि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर, जानते होंगे कई बार आया है प्रश्न, चिदम्बरा, इनको चिदम्बरा पर जो है 1868 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में इनको मिला था। जबकि महादेवी वर्मा को जो है यामा पर, महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी पर 1972 ईस्वी में, महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 ईस्वी में, और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, साकेत की रचना हुई है भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, द्विवेदी युग में, नई कविता युग में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि साकेत की रचना किस युग में हुई है? द्विवेदी युग में हुई है। साकेत के रचनाकार कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और साकेत की यदि बात करें तो साकेत की रचना जो है 1931 ईस्वी में हुआ है। और साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। पूछा जाता है कि साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। साकेत की रचना कब हुई? 1931 ईस्वी में। इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यह किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। इसमें जो है इसके जो 9वें सर्ग में है, जो 9वां सर्ग है, उसमें उर्मिला का वियोग वर्णन वर्णित है। अन्य विकल्प को देखते हैं। तो अन्य विकल्प में की बात करें तो दिया है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की जो समय सीमा थी 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और छायावाद युग की जो समय सीमा माना जाता है 1918 से 1936 तक। और नई कविता युग का जो समय सीमा माना जाता है 1954 से अब तक की जो का समय है उसे नई कविता युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? जायसी, मंझन, नंददास, कुतबन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है प्रेमाश्रयी शाखा का कवि नहीं है, यानी कि बताना कि कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प सही होगा, नंददास। नंददास जो है यह कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, यानी कि कृष्णाश्रयी यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और शेष जो तीनों कवि हैं वह जो है प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। यदि तीनों कवियों की यदि हम बात करें तो जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम है पद्मावत। मंझन की रचना का नाम है मधुमालती।
और कुतुबन के रचना का नाम है मृगावती। यानी कि जायसी की प्रसिद्ध कृति का नाम है पद्मावत, मंझन की प्रसिद्ध कृति का नाम है मधुमालती और कुतुबन के प्रसिद्ध कृति का नाम है मृगावती। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अज्ञेय की रचना है, यानी कि इसमें बताना कि अज्ञेय की कौन सी रचना है। आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, अपरा, झंकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ये आंसर सही होगा, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो रचना है वह अज्ञेय जी की रचना है। और अज्ञेय जी की अन्य रचनाओं की यदि बात करें हम लोग तो चिंता है, इत्यलम है, हरी घास पर क्षण भर, ओ बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार। सभी रचनाएं जो हैं अज्ञेय जी की हैं। अन्य विकल्प की यदि बात करें तो अन्य विकल्प में दिया गया है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद है अपरा। अपरा जो रचना है यह निराला जी की रचना है। अपरा जो रचना है वह निराला जी की रचना है। और बात करते हैं झंकार। झंकार जो रचना है यह झंकार जो रचना है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हरी घास पर क्षण भर। अभी बताया गया कृति निम्न में से किसकी है। भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञेय, नागा अर्जुन। तो यह इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। यह रचना जो है किसकी है, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कृति का नाम है गीत फरोश। गीत फरोश इनकी प्रसिद्ध कृति है। और यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो सतपुड़ा के जंगल है, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र की 3 रचनाओं को याद करेंगे, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी। अब बुनी हुई रस्सी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की यदि हम बात करें तो इनकी कृति का नाम है, रचनाएं हैं कुमकुम, कुमकुम, अपलक, उर्मिला। यानी कि हम बिस्पाई जन्म के इनकी प्रसिद्ध रचना है। नवीन जी की रचनाओं की बात करें तो हम बिस्पाई जन्म के, कुमकुम, अपलक, उर्मिला और क्वासी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यदि हम नागार्जुन जी की बात करें तो नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि हैं। और इनकी रचना की बात करें, नागार्जुन जी के रचना की बात करते हैं तो नागार्जुन जी की रचना है युगधारा। बहुत प्रसिद्ध रचना है युगधारा। इसके अलावा इनकी एक कृति है प्यासी पथराई आँखें सतरंगे पंखों वाली। यह इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। यानी कि प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है। प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, साम्यवाद, समाज सुधार। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि साम्यवाद। प्रगतिवाद का जो मुख्य आधार था वह कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी पर जो है प्रगतिवादी विचारधारा कार्य करती है। यानी कि प्रगतिवादी विचारधारा का जो मुख्य आधार था वह साम्यवादी व्यवस्था था। यानी कि प्रगतिवादी कविता या कवि यह चाहते थे कि जो समाज में जो है कोई भेदभाव न हो, सभी लोग समान हों। यानी कि न कोई अमीर हो न गरीब हो। अगर अमीर हैं तो उनका जो छीन कर किसको दे दिया जाए, गरीब को दे दिया जाए, और सभी लोग समान रूप से समाज में रहें। यही प्रगतिवादी विचारधारा का मुख्य आधार था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है
मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। इसमें पूछा जाता है मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर जो है मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। यदि अन्य विकल्प की हम बात करें तो इसमें है जगन्नाथ दास रत्नाकर, यह द्विवेदी युगीन कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद युगीन कवि हैं। और मैथिली शरण गुप्त ये भी द्विवेदी युगीन कवि हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रगतिवाद का जनक भी माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? प्रगतिवाद का। पूछे कि प्रगतिवाद का जनक किसे माना जाता है? प्रगतिवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न का जो आंसर सही होगा, मूलतः प्रगतिवादी कवि कौन हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर। यदि हम दिनकर जी की बात करें तो उनकी एक कविता है, कविता बहुत प्रसिद्ध है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर कर जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तेल पुलेलों सा पानी सा द्रव्य बहाते हैं। तो यह जो कविता है, यह इस कविता में प्रगतिवादी इन जो है विचारधारा इनको देखने को मिलती है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, यानी कि कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है? पहला है ऑप्शन रस कलश, फिर बी ऑप्शन है चाँद का मुँह टेढ़ा, सी है प्रदक्षिणा और डी है परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा रस कलश। रस कलश किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। कब लिखी गई थी? 1931 ईस्वी में लिखी गई थी। और यह रचना जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह इसीलिए यह पूछा जाता है कि रस कलश की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अन्य विकल्प की यदि बात करें तो इसमें है चाँद का मुँह टेढ़ा। चाँद का मुँह टेढ़ा जो रचना है यह मुक्तिबोध की रचना है। किसकी है? चाँद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध। कई बार पूछा जाता है कि चाँद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध ने 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। इसके बाद बात करते हैं प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है प्रदक्षिणा। और इसके बाद बात करते हैं परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर जी की प्रसिद्ध कृति है। जब 1962 में जो है भारत जो है चीन से पराजित हो जाता है, तो बड़े ही उद्वेलित होकर, बड़े ही दुखी भाव से और बड़े ही क्रोध में इन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा नामक कृति का इन्होंने सृजन किया था। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी के रचयिता हैं, यानी बताना है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, केशवदास। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी आंसर सही होगा, सूरदास। सूरदास की रचनाओं की बात करें तो सूर सागर, सूर सरावली, सूर सरावली और साहित्य लहरी, यही 3 रचनाएं जो है सूरदास की प्रसिद्ध मानी जाती हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, यह जो रचनाएं किसकी हैं? सूरदास की हैं। अन्य विकल्प की यदि हम बात करें तो इसमें दिया गया है तुलसीदास। तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति का नाम है रामचरितमानस, जिसकी भाषा क्या है? अवधी है। और इनकी एक और प्रसिद्ध कृति है विनय पत्रिका, जिसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। कबीर की बात करें तो कबीर ने की रचनाओं की बात करें तो साखी, शबद, रामायणी जो है कबीर की रचनाएं हैं, और तीनों रचनाएं जो हैं बीजक में संग्रहित हैं। केशवदास की यदि बात करें तो केशवदास की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया। नोट कर लीजिए, इसको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि केशवदास की रचनाओं को लिखिए। तो केशवदास की रचनाओं को बताते हैं।
कवि प्रिया, कवि प्रिया इनकी रचना है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। और एक रचना और है इनकी विज्ञान गीता, बहुत बार पूछा जाता है। विज्ञान गीता इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। यानी कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता किसकी रचनाएं हैं? तो केशवदास की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी कि इसमें बताना है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। प्रिय प्रवास, दीप शिखा, लोकायतन, चित्राधार। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा। चित्राधार किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। कब लिखी गई थी? 1918 में लिखी गई थी। और इसमें जो है इनके ब्रज भाषा में लिखित कविताओं का क्या है? यह संग्रह है। अन्य विकल्प की यदि बात करें तो इसमें है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध जी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और यह जो रचना है प्रिय प्रवास रचना जो है, इसमें 17 सर्ग हैं और इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद बी वाला ऑप्शन जो है दीप शिखा। दीप शिखा रचना किसका है? महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा की रचना है कौन? दीप शिखा। इसके बाद लोकायतन। लोकायतन किसकी रचना है? तो पंत की है। और पंत को इसी रचना पर जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? प्रिय प्रवास, चित्राधार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, कल सुनना मुझे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी आंसर सही होगा, चित्राधार। यानी कि चित्राधार किस युग की रचना है? तो छायावाद युग की रचना है। अभी इस प्रश्न पर चर्चा की है। कब लिखी गई थी? 1918 में। और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1918 में लिखी गई थी। यदि अन्य विकल्प की हम बात करें तो अन्य विकल्प में है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यह द्विवेदी युग की रचना है। इसके बाद है ऐसा कोई घर देखा है आपने। यह रचना जो है अज्ञेय की रचना है। नोट कर लीजिएगा, यह रचना प्रयोगवाद से संबंधित है। यानी कि ऐसा कोई घर आपने देखा है, यह रचना किसकी है? अज्ञेय की है। जबकि डी ऑप्शन में दिया है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और यह रचना जो है नोट कर लीजिएगा सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। किसका है? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कौन? कल सुनना मुझे। और इसी कल सुनना मुझे कृति पर जो है धूमिल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और धूमिल जी की बात करें तो यह जो है समकालीन जो है कविता के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कामायनी विधा है, यानी कामायनी की विधा क्या है? महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा महाकाव्य। यानी कि कामायनी की विधा क्या है? तो महाकाव्य है। कामायनी की बात करें तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी की रचना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। और कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की यह कृति है। और कौन सी विधा है? तो यह महाकाव्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है लोकायतन की विधा है। लोकायतन की विधा पूछा जा रहा है। तो नाटक, काव्य या कविता, भेंट वार्ता, संस्मरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा। यानी कि लोकायतन क्या है? तो कविता है या काव्य है। और यह किसकी रचना है लोकायतन? तो लोकायतन जो है यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और यह महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई यह कृति है। और लोकायतन पर ही जो है सुमित्रानंदन पंत को जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार।
यानी कि इसी रचना पर जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला था। और यह किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आखिरी प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? पहला है सांध्य गीत, पल्लव, चांद का मुंह टेढ़ा है, धूप के धान। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वह ये होगा सांध्य गीत। सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं की बात करें तो निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, यामा है, परिक्रमा है। ये सब रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो पल्लव जो है रचना, यह पंत की रचना है और 1928 में यह रचना लिखी गई थी और छायावाद युग की प्रमुख रचना यह मानी जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है यह मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध किस युग के अंतर्गत आते हैं? तो प्रयोगवादी कवि रहे हैं। धूप के धान, धूप के धान जो रचना है यह गिरिजा कुमार माथुर का है। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। कौन सा? धूप के धान। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 35 प्रश्नों को हल किए हैं। एक भाग इसका और आएगा। इसके बाद जो है काव्य साहित्य के विकास पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और हम जानते हैं जैसा कि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि आप इन 5 वीडियो को देख लेंगे तो और इनकी व्याख्याओं को देखेंगे विधिवत रूप से तो निश्चित रूप से ये 5 के 5 प्रश्न आपके यहीं से मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।